ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बैठक की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बिहार राजनीति का ये सबसे बड़ा मंच और दिन भर यहाँ जमघट लगा रहा, और आप चूंकि आपका इंतजार भी था, हमें बेबाकी से आप अपनी बात रखती हैं और जिस तरह से राजनीति में आप आगे बढ़ी हैं उस पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। सबसे पहले तो देखिए, अभी तेजस्वी यादव ने गजब का माहौल बनाया, आप उनकी पार्टी से हैं, चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत कम अंतर से आप पीछे रह गए थे, इस बार की तैयारी कैसी है? देखिए, तैयारी की जरूरत चुनाव से में उसे पड़ती है जो चुनाव के वक्त जाते हैं। हमारे जैसे लोग तो रहते ही क्षेत्र में हैं हमेशा, तो हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती। या यूँ कह लें कि 5 साल हम तैयार ही रहते हैं लोगों के बीच में, उनकी ज़रूरतों के लिए, और हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो हमें कोई चुनाव के समय तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, ना हमें ना हमारी पार्टी को। हमारी पार्टी के जो भी विधायक हैं या जो खुद को लगता है कि कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि वो हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं, दिल जीतने का प्रयास करते हैं, और दिल जब आप जीत लेते हो तो चुनाव तो खुद ब खुद जीत जाते हैं। हमें हमारी पार्टी का भरोसा इसमें है, मतलब इस पर हम बिलीव करते हैं। किस मोटिव के साथ जा रही है चुनाव में? बहुत दिलचस्प चुनाव है ये, और आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी आरजेडी के कार्यकर्ता लगेंगे, विधायक भी लगेंगे, जो चुनाव लड़ेंगे वो भी लगेंगे। बिल्कुल, सभी लोग लड़ेंगे, जो भी आरजेडी के सपोर्टर हैं या समाजवाद के सपोर्टर हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए, जिनका भरोसा तेजस्वी है, जिन्हें लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, या तमाम चीज़ें जो लगता है कि एक बिहार खुशहाल होगा, पलायन रुकेगा और नवंबर में निश्चित तौर पे रुकेगा, तो उन सब का भरोसा है। रितु जी, आप काफ़ी चर्चित चेहरा है बिहार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और आपको जो पहले 2 मौके मिले, दोनों ही मौके में आपको हार मिली। ये बात अलग है कि आप अंतर काफ़ी कम रहा, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए। लेकिन जब आप शुरुआती 2 चुनाव हार जाते हैं तो तीसरे चुनाव में उतरने से पहले क्या हौसला डगमगाता है? किस तरीके की तैयारी होती है जब आप तीसरे चुनाव में जाते हैं? देखिए, दोनों ही बार में मेरे ना क्षेत्र अलग अलग था। मैं परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ी थी पहला, सीतामढ़ी में आता है, और लोकसभा में शिवहर से लड़ी थी, तो दोनों ही क्षेत्र अलग अलग था। तो आप अगर मार्जिन देखोगे ना चुनाव का, जहाँ पे ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की हार 3,40,000 वोट से रही, उसके पहले वहाँ पे अभी 28 से 29,000 के बीच का आ गया। तो वो फासला जो कम किया, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वो फासला तय करना। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप लड़े कैसे। जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो टाइटल को लेकर के खूब बवाल हुआ था लोकसभा के वक्त, आपको याद होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, टाइटल वाली जो बात थी ना, वो क्या था कि शिवहर लोकसभा है, उसमें 2 विधानसभा, रीगा और बेलसंड, वो सीतामढ़ी का पार्ट है विधानसभा, और लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वो शिवहर का। तो वहाँ पे किसी पत्रकार ने, जो कैंडिडेट थी वहाँ पे मेरे अगेंस्ट, उनके पति जो जेल से छूट कर आए थे, उनसे किसी ने पूछा कि रितु जायसवाल जी तो मतलब शिवहर की है एक तरह से, क्योंकि सीतामढ़ी नाम ले लीजिए, नाम लेने से बच क्यों रही हैं आप? तो हाँ, नहीं ठीक है, नाम भी ले सकते। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब उनका कहना था कि रितु जायसवाल तो घर की है, बेलसंड और रीगा तो सीतामढ़ी का पार्ट है, और वो सीतामढ़ी की है, और आप लोग बाहरी हो। उस बयान पे आनंद मोहन जी ने कहा था कि इलाका कुत्तों का होता है, शेर का कोई इलाका नहीं होता, हम तो शेर हैं। ठाकुर का कुआं इलाका कुत्तों का होता है, जिंदा कौम, मुर्दा कौम, तो जातिवाद कौन कर रहा था? ये टाइटल की बातें कौन कर रहा था? तो देखो, कोई किसी भी जाति, धर्म और समाज से हो, उसका घमंड नहीं होना चाहिए, है ना? तो उस घमंड का जवाब देना जरूरी था। मैं पूरे कौम या जाति पर्टिकुलर मैंने किसी को टाइटल कर करके मैंने किसी का दुख पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जिनको टाइटल का घमंड था उनकी औकात दिखाना मेरा मकसद जरूर था, पर्टिकुलर उस व्यक्ति को। रितु जायसवाल जी, जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करती हैं, खूब वायरल होता है, और आपके अंदाज भी आप बहुत मुखरता से अपनी बात रखती हैं। एक सवाल, जो कि राजनीति में जब आप आई,
क्या मन में आया कि यहाँ आप यहाँ तो यहाँ दिल्ली पे सर बोल रहे में हैं दिल्ली की बढ़ा सड़कों दीजिए, में ठीक है, घूमने वाली यहाँ पे सर है मेरे लड़की थी और डिजाइनर भी रही, ठीक है। आपको क्लब जाना पसंद था, तो ये पॉलिटिक्स का रास्ता कैसे अख्तियार कर लिया और पंचायत में आकर के आपने शुरुआत की? ये बात बिल्कुल सही है कि आप ये कह सकते हो कि लुटियंस दिल्ली और जो हौजखास विलेज है, जो साउथ एक्स दिल्ली का जो एरिया है, वहाँ पे आप अगर बात करते हो तो हौजखास विलेज की बात करते हो, या जैसे चलता है किटी पार्टी और आप किसी कहीं भी किसी ऐसे होटल में हो जहाँ पे पार्टीज चल रही हैं, नाइट क्लब, ये वो सब था, मेरे लाइफ का पार्ट था और बड़े अच्छे से मैंने एंजॉय किया। एक ऑफिसर वाइफ होने के नाते मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही थी तब तक जब तक कि मुझे नहीं पता था कि गांव की स्थिति क्या है। हम बड़े शहरों में रह करके जिस तरीके से गांव को देखते हैं और सोचते हैं, वहाँ जाने के बाद जो गांव की स्थिति है, जब मैं उस गांव में पहुंची पहली बार और जब हमने वहाँ की भूख को देखा, हमने तकलीफ को देखा, हमने सड़क के अभाव में लोगों को मरते देखा, उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पास रास्ते थे, या तो भाग लो कि कितना गंदा है, सरकार को 2-4 गालियाँ दो, उसको 2-4 गालियाँ दो, जनप्रतिनिधि को गालियाँ दो और वहाँ से भाग लो, या फिर भाग लो, रन अवे और पार्टिसिपेट इट। मैंने दूसरा चुना, पार्टिसिपेट इट। इसको पार्टिसिपेट करो, यानी इसको भाग लो इसमें और बदलाव का कारण आप बनो। सिर्फ गाली दे करके तो कोई भी निकल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं चुनाव लड़ी, लोगों को भरोसा दिलाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से जीत पाई और आज मैं जो भी हूँ कर रही हूँ, मेरी एक अलग पहचान। एक सवाल मेरा आपसे है, सवाल थोड़े हार्ड भी हो सकते हैं। पिछले 5-7 साल में बिहार में आपने खूब नाम कमाया है। जब भी कोई महिला राजनीति में आती है, कामयाबी हासिल करती है, तो उनके चाल चरित्र को लेकर के भी कई बार जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या आपके लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आई जब आपके चरित्र पर किसी ने सवाल खड़ा किया हो? देखिए, लोगों ने तो सीता मैया को भी नहीं छोड़ा। जिस जगह से मैं हूँ, जगत जननी माँ सीता की धरती से हूँ और सीता मैया से ही मुझे मजबूती मिली है। जब उन्हें नहीं छोड़ा गया तो आज कल तो कॉमन है, किसी भी माँ बहन को कुछ भी लोग बोल सकते हैं और राजनीति तो में गिराना ये सबसे आसान रास्ता होता है कि आप किसी के कैरेक्टर को आप तुरंत वो कर लेते हो कि ये ऐसी है या वैसी है। मुझे ये लगता है कि मैं महिलाओं को स्ट्रांगली ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी कीमत पे अपने कैरेक्टर या सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब आपको आगे भी बढ़ना हो तब भी नहीं। आरोप लगेंगे, बातें बनेंगी, ऐसा है उसके साथ, वैसा है उसके साथ। आजकल तो AI और डीप फेक का जमाना है, कुछ का कुछ दिखाएंगे। आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जब आपके चरित्र पर सवाल खड़ा किया गया? अगर है तो बताइए। कई बार जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सकरी गलियों को पार करने के लिए कई बार जब आप एक कैंडिडेट होते हो तो आप कैंडिडेट होते हो, फिर अपने आप को महिला और पुरुष की दृष्टि से नहीं देख सकते। कई बार ऐसा होता है कि समय कम होता है, इतने सारे विधानसभा 6 विधानसभा आपको कवर करने हैं और समय कम है और लोगों का डिमांड है कि गलियों में भी मतलब पहुंचे वहाँ पे कैंडिडेट उनका, तो समय बचाने के लिए आप कई बार छोटी गाड़ियों का सहारा लेते हो। तो मैं बाइक में बैठ गई, उस पर लोगों ने गाना बजा दिया था बुलेट पे जीजा, जबकि मैं मतलब कंप्लीटली खादी की वाइट साड़ी पहने हुए, मेरा कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक हो चुका था और लोगों को वक्त नहीं लगा, तुरंत एक गाना पीछे से बजा दिया। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा एक तो वो, दूसरा हाल में ही एक खबर आई कि कहीं से, मतलब नाम नहीं था लेकिन ये था कि पंचायत का चुनाव लड़ी है और प्रवक्ता है और उसका किसी प्रवक्ता के साथ कोई वीडियो वायरल है। उस पर हमने कहा था कि किसी भी, मतलब आप मीडिया हो कम से कम, वो इशारा आपकी ओर था क्या? वो इशारा आपकी ओर था? अब जैसे किसी को कहो 56 इंच का सीना है, मित्रों करके बात करता है, तो क्या वो इशारा किसकी तरफ है? तो मैंने उस पत्रकार को फोन लगाया और मैंने कहा कि आप लोग इतना गिर गए हो। रोकना चाहूंगा, क्या वो इशारा आप ही की तरफ था? निश्चित तौर पे मेरी तरफ था, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको डायरेक्टली पूछा तो कह रहा है मैंने आपका नाम लिखा है क्या? मैंने आपका नाम लिखा है? मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा नाम लिखो, इशारों में क्या बात करते हो?
लिखो मेरा नाम, क्या तुम्हें लिखा था? हिम्मत क्या है? लिखा था उस रिपोर्ट? नहीं, मैंने कहा लिखो, तुम्हारी हिम्मत है अगर तो तुम नाम लिखो। कोर्ट में नहीं घसीट दिया तो बताऊंगी। उनको सिर्फ खेलना था, उनको सिर्फ बदनाम करना था, उनको सिर्फ महिलाओं के कैरेक्टर को क्या आरोप लगाया गया? जस्ट ऐसे ही कि इनका कोई वीडियो वायरल है, समथिंग। आपके वीडियो? हाँ, तो मैंने कहा डालो भाई, दिखाओ। मैंने सीधा उस पत्रकार को फोन लगाया और मैंने कहा कि दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ उस वीडियो को, मैं भी देखूंगी, लेकिन बगैर किसी साक्ष्य के इस तरीके से किसी महिला के चरित्र का तुम हनन नहीं कर सकते हो। एक महिला को एक अपने बच्चों की नजर में एक आदर्श माँ बनने में, एक समाज में एक आदर्श महिला बनने में और एक आदर्श बहू बनने में, एक आदर्श बेटी बनने में एक महिला अपनी जिंदगी निकाल देती है और किसी पत्रकार को चंद पैसा लेकर के 2 मिनट नहीं लगता है कि आप उसके कैरेक्टर को गिरा देते हो। ये नहीं चलेगा। आज की महिला मजबूत है और मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आप सही हो तो आप लड़ो और आप जीतोगे और तमाचा होगा ऐसे मीडिया और ऐसे समाज के उन घृणित सोच के लोगों पर भी जो महिलाओं को इजी एक्सेसिबल समझते हैं और किसी तरीके से गिराने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आपने उस चीज को हैंडल किया जब आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आपकी वीडियोस वायरल हैं? मैंने कहा ना, मैंने सीधा फोन लगाया उसके हेड को और मैंने कहा कि आप नाम भी लिखो और आप जारी भी करो, अगर है तो आप नाम लिखो और आप जारी करो। ऐसे क्या घूंघट की आड़ में आप कर रहे हो अपना? क्योंकि देखो ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, उनको बस ये था, बहुत गंदी बात कही थी। एक सवाल और यही लेते हैं कि आखिर ये अफवाह क्यों फैलाई गई कि आपकी कोई वीडियो वायरल है? इसलिए कि हुआ क्या कि उन दिनों मेरा नाम बहुत चल रहा था कि चूंकि पार्टी में और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलते हैं, वो आपके किसी तरीके से नहीं गिरा पाते क्योंकि वो आपकी तरह हार्ड वर्क नहीं कर सकते, वो आपकी तरह इजीली जनता के बीच में नहीं होते, वो दिन रात। आप ये आरोप लगा रही कि आपकी पार्टी के ही कुछ लोगों ने इस अफवाह को फैलाया? ये मैं नहीं कह रही कि पार्टी के लोग थे या क्या थे, लेकिन वो लोग थे जिनको मेरी लोकप्रियता से प्रॉब्लम हो रही थी, जिनको लगा कि यार इतनी जल्दी विधानसभा, इतनी जल्दी लोकसभा, इतनी जल्दी प्रवक्ता, इतनी जल्दी फिर मतलब प्रदेश अध्यक्ष बन गई, तो ये इतना स्टेप्स चल रही है और किसी तरीके से हम इनको नहीं गिरा पा रहे हैं, तो उनके चरित्र पर दाग लगा के गिरा। आपने कहा कि उन दिनों में क्या हो रहा था ऐसा? आपको क्या कामयाबी हासिल हो रही थी जिसको लेकर के ये? कामयाबी लगातार तो हासिल ही हो रही थी ना, लेकिन वो मेरे टैलेंट पे हो रही थी। वो मेरे जो गुण था, मैंने त्याग किए, मैंने सेक्रीफाइसेस किए, मैंने अपनी शहरी जिंदगी को छोड़ा, मैंने वो दिल्ली के पॉश एरिया को, अपने घर को, अपने बंगलों को, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके मैंने गांव का वो झोपड़ा चुना जहां दिन में भी कोबरा और करेत लटकते होते थे और बगैर बिजली के मैं 2 साल रही। और वैसे गांव में जहां आज भी आप जाओ तो आपको लगेगा कि कहाँ आ गए। तो मैं त्याग करके, संघर्ष करके, मेहनत और काबिलियत पे ऊंचाई पे चढ़ी। आपकी लोकप्रियता से किसको दिक्कत थी? आपकी पार्टी के लोग थे या बाहर के लोग थे? कोई भी हो सकते हैं, पार्टी के लोग हो सकते हैं, पार्टी के हो सकते हैं, विपक्ष के हो सकते हैं। मेनली उनकी मानसिकता को देखना चाहिए कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। मैं मेन मानसिकता की बात करना ज़्यादा सही होगा। चलिए, एक और सवाल, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल है, जब आप इन सब चीज़ों से गुजर रही थी तो अब चूंकि कई मंचों पर इसका जिक्र भी होता है, आपके पति का कितना योगदान रहा सपोर्ट को लेकर के? और 2016-17 का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो उस दौर में भी चलते जब आप राजनीति की शुरुआत कर रही थी और आप वहाँ पर डट गई थी, एक चर्चा थी कि आपके पति ने कहा कि हेलीकॉप्टर सब भिजवा रहे हैं, आ जाओ। तुम क्या मामला था, क्या वाक्य था? वो चला था कि वो रितु जायसवाल के पति ने रितु जायसवाल को भगाना चाहा। तो वो ये था कि 2016 में मैं जब मुखिया बनी और 2017 में भीषण बाढ़, आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा लगता था कि समुद्र में उफान आया हो। और खुद मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और इतना भयावह बाढ़ था कि चारों तरफ लोग स्कूल की छतों पे या पुल पे रह रहे थे जानवरों और मवेशियों के साथ किसी तरीके से। उस वक्त मेरे पति ने हेलीकॉप्टर भिजवाया, रस्सी गिरवाई, मुझे वहाँ से निकालना चाहा कि निकल आओ, अपनी जान बचाओ, क्या करना है यहाँ पे अभी रह करके। तो मैंने कहा था कि जिस जनता ने मुझे पूरी उम्मीद से वोट दे करके पंचायत का मुखिया बनाया है, उसको इस हालात में छोड़ के मैं नहीं जा सकती। मरूंगी तो जनता के साथ और जीऊंगी तो जनता के साथ। तो मैंने वो हेलीकॉप्टर वापस कर दिया था और मैं भागी नहीं थी। मेरे पति के भगाने पे भी मैं नहीं भागी थी।
बेबाकी से आप अपनी बात रखती हैं, और जब भी मतलब कोई बढ़िया बोलने वाला नेता होता है तो उसको कई सारे दल से ऑफर आते हैं। आरजेडी के अलावा तो चुनावी साल भी है, इससे पहले भी कभी ऑफर आया कि आ जाइए मुख्य पार्टी में, ऋतु जी हम आपका स्वागत करते हैं? देखिए, मैं राजनीति से अगर जुड़ी हूँ तो मैं विचारधारा से जुड़ी हूँ, और जो लोग किसी विचारधारा से जुड़ते हैं उसको हिला पाना इतना आसान नहीं होता। अगर मैं होता कि मैं राजद से जुड़ी हूँ तो हो सकता है कि, लेकिन मैं राजद की विचारधारा से जुड़ी हूँ, मैं लालू यादव जी की विचारधारा से जुड़ी हूँ, समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हूँ, मैं कर्पूरी जी की विचारधारा से जुड़ी हूँ। वो विचारधारा जो है ना, तो अगर आप विचारधारा की राजनीति करते हो तो उसको हिला पाना आसान नहीं है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, ऑफर आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा। पर मैं पूरा, कहते हैं ना, वो खूंटा ठोक के लालू यादव जी की विचारधारा और समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हूँ, और आसान नहीं है। आगे भी ऋतु जायसवाल इसी बात पर कायम रहेंगी, जैसे आपने कहा ना, खूंटा गाड़ के आप आरजेडी के साथ रहेंगे? मुझे लगता है कि मरते दम तक। मरते दम बड़ा कमिटमेंट है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, कोई हिला नहीं पाएगा। कभी ऐसा लगा आपको, कोई मोमेंट आया कि लगा कि अब राजनीति छोड़ देंगे, नहीं हो पाएगा? कई बार या रोज, दिन भर मेहनत करो, रात तक कुछ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ देना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ पे आपको जब आप वही काम वैसे करते हो तो उसे कहा जाता है कि बहुत बड़ी समाज सेवी है। आप हॉस्पिटल तब भी पहुंचा रहे हो, मैं मुखिया थी या मैं एक सोशल एक्टिविस्ट थी, तब भी मैं किसी ज़रूरतमंद को ब्लड दिलवा रही थी, तब भी मैं किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करा रही थी, तब भी किसी को एम्बुलेंस से किसी घायल को उठवा रही थी, या किसी जो भी कहीं आग लग गई हो, जैसी जो ज़रूरत हो, कोरोना आया हो, बाढ़ आया हो, मैं डट के खड़ी रही। लेकिन जैसे ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, आपके उसी कामों को ये कहा जाता है कि ये तो राजनीति कर रही है। वही काम आप जब कर रहे हो तो ये एक्टिविज्म है, और फिर वही लोग कहते हैं कि अरे ये ऋतु जायसवाल तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे लोगों को तो राजनीति में आना चाहिए। और जैसे ही आप राजनीति में आते हो तो आपको कहा जाता है ये तो कर ही इसलिए रही थी क्योंकि इसको राजनीति में आना था। राजनीति कोई खराब टर्म नहीं है, बहुत अच्छा टर्म है राजनीति, और राजनीति सिर्फ टर्म नहीं, राजनीति शास्त्र भी है। आप लगातार जो है, इस मुद्दे पर एक छोटा सा सवाल छूट रहा है चुनाव को लेकर, इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने का मन है आपका? 2 चुनाव में लड़ी हूँ और मैं जनता के बीच में रही हूँ। 5 सालों तक चुनाव हारने के बाद भी विधानसभा का मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। लेकिन मेरे लिए पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। पार्टी का आदेश होगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी का आदेश नहीं होगा तो मेरी मेहनत, मेरे बदले जो भी कैंडिडेट होगी उसके काम आएगी। मेरा मकसद पार्टी को जिताना है, ना कि खुद जीतना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जायसवाल जी, आप बिहार तक मंच पर आई, बेबाकी से अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कि शायद बहुत कम ऐसे प्रवक्ता होंगे बिहार राजनीति में जो इस दृढ़ता के साथ ये कहते हो कि हम मरते दम तक अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मंच पर आपने हमें वक्त दिया और ढेर सारी बात की।